हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेश कुमार है। गुरुकुल कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम संविधान से संबंधित प्रश्नों पर आने वाले जो टॉपिक उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, है ना, पिछली बार हमने अनुसूचियों का चर्चा किया था। इस बार हम लोग जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले जो परीक्षा में उसमें बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न भी आते हैं, तो वो है आपका मौलिक अधिकार, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है फंडामेंटल राइट्स, उसके क्या क्या अनुच्छेद हैं, कौन कौन से कहाँ तक होता है ना, कब कब क्या क्या था, वो आपको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हिंदी में इसको बोला जाता है मौलिक अधिकार, मतलब जो आपके जीवन से संबंधित चीज़ों को मौलिक अधिकार जो आपको मिला हुआ है ना। ये किसके लिए है? जनता के लिए। ये किसको मिला है? जनता को मिला है। मतलब जो भारत में जितने भी नागरिक हैं, है ना, उनको मिला है। कुछ कुछ नागरिक जो मौलिक अधिकार है विदेशों को मिला रहता है, कुछ कुछ जो भारत के नागरिक उनको पूर्ण रूप से मिला रहता है। मौलिक अधिकार आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा कि इसको कहाँ से लिया गया है ना, कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है। तो लिख लेना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। जब मूल संविधान बना तो टोटल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में लिख लेना 6 हो गए हैं। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं, जिसमें से संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में मात्र 6 ही मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे जब बना था, तो वर्तमान में सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो सब देखते हैं आगे फिर मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे याद रखना, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक का है ना। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक का, ठीक है, ये याद रखना है। 32 तक का है, हम इस पे बता रहे हैं। हालांकि अगर आप दूसरे बुक में पढ़ोगे तो 12 से 35 भी बता के 35 तक का भी कभी कभी किसी किसी में होता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला अनुच्छेद क्या है। तो सबसे पहले लेना अनुच्छेद 12, ठीक है। क्या है? अनुच्छेद 12, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है? तो सबसे पहले याद रखना, मौलिक अधिकार क्या है, परिभाषा बताई गई है। मौलिक अधिकार की क्या किया गया? इसमें परिभाषा बताया गया। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बताया गया मौलिक अधिकार क्या है, जो आपके जीवन से क्या है, जीवन संबंधित वो अधिकार जो आपको जीवन चलाने के लिए और आपके अधिकारों के लिए, है ना, और आपको स्वतंत्र रूप से जीने के लिए क्या देता है? अधिकार देता है। वही आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। मतलब जो आपसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मतलब बाकी संविधान जो डायरेक्टली आपसे नहीं संबंधित है, लेकिन मौलिक अधिकार सीधा क्या है? आपसे संबंधित है, जो डायरेक्टली रहता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। क्योंकि आपके जीवन जीने के लिए, देश में रहने के लिए, आपको विभिन्न प्रकार के जीविका चलाने के लिए, बोलने के लिए, विचारों के लिए, धर्म मानने के लिए कई प्रकार के अधिकार आपको मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। तो उसी संबंधित इसको बनाया गया था। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 बताया गया है ना। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? मौलिक अधिकार की परिभाषा, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? तो मौलिक अधिकार पर, है ना, राज्य नियंत्रण। अब राज्य का मतलब ये नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा नहीं है। कोई भी अथॉरिटी होगा, कोई भी अथॉरिटी है या कोई भी संस्था है ना, तो वो अपने आपको अपने हिसाब से कानून बनाकर आपको मौलिक अधिकार से भी वंचित कर सकती है। जैसे आपको देख सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना अनुशासन है ना। बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनका अपना अपना अनुशासन। जैसे आप एसएससी के एग्जाम दिलाने जाते हो तो उसमें एक नियम कायदा कानून होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा मौलिक अधिकार है, मैं बोल सकती हूँ कुछ भी, मैं यहाँ कर सकती हूँ, मैं पेपर दिला रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब होता है वे संस्थाएं जो आप पर कुछ ना कुछ नियंत्रण लगाती, ताकि यह सुचारू रूप से क्या हो सके, किसी के मौलिक अधिकार पर हानि ना हो। वो होता है क्या है? आपका स्टेट, है ना। यही इसमें बोला गया है कि आपको द्वारा किसी भी अगर प्रकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप पर भी क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार कानून से आपको वंचित किया। जैसे आप जेल में रहता है वो कैदी, है ना, तो उनको भी मौलिक अधिकार से वंचित रहना पड़ता है। अगर उसको सजा मिल गई है तो सजा मिल गई, तब मिली तब ना, सजा नहीं मिली है तब तक उसको ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। सजा मिल जाएगी, सजा हो जाए है, तो उसको मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है, राज्य का मतलब ये नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा नहीं है। कोई भी, है ना, स्टेट का मतलब होता है ऐसी कोई बहुत सर्वोच्च संस्था जो अपने हिसाब से कानून बना के आपके मौलिक अधिकार पर नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक।
अब समान है ना, तो इसमें सबसे पहले तो अनुच्छेद 12-13 में पढ़ लिए, तो उसका क्या होगा, प्रस्तावना थी, उसका परिचय था, कैसे कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से रहेगा, वो आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले इसमें अधिकार में आते हैं। सबसे पहले देखो समानता का अधिकार, पहला नंबर पे आता है समानता का अधिकार, है ना। समानता का अधिकार से आप क्या समझते हो? समानता का अधिकार मतलब समान रूप से एक जगह रहना, है ना, किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो, किसी प्रकार से आपको किसी के द्वारा आपको भेदभाव ना किया जाए, तो वो समानता का अधिकार मतलब समान रूप से। ठीक है, इस वही होता है समानता का अधिकार। आपको समान रूप से सरकार को है, कोई भी हो, आपको समान रूप से देखना है। किसी प्रकार से कोई जैसे चुनाव होता है ना, चुनाव में अगर मान लो आपने वोट नहीं दिया किसी गवर्नमेंट को, उसको पता नहीं है ना, तो आपको ये नहीं बोल सकते आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपको सुविधा क्यों दूं, ऐसा नहीं बोल सकते। सबको हारे चाहे जीते, कोई पार्टी हो चाहे जीतने वाली सरकार हो, सबको समान रूप से अपना क्या देना है, अधिकार देना है, उनको किसी प्रकार से वंचित नहीं करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 देखते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, 13 तक पढ़ लिए हैं, तो देखते हैं। तो लिखिए ना, विधि के समक्ष क्या है, समता का अधिकार। विधि के समक्ष क्या है, समता का अधिकार है, मतलब ठीक है, कानून सबके लिए समान है, ये बोला गया है। कानून क्या है, सबके लिए समान रहेगा, और किसी प्रकार से कोई भी रहे, व्यक्ति रहे चाहे वो, है ना, वो सबके लिए क्या है, समान है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद, जैसे राष्ट्रपति के पद पे है तो है ना, उस पद पर रहते हुए किसी प्रकार की सजा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उससे प्रधानमंत्री, कोई भी पद हो, अगर जब तक आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं है तब तक उसको, है ना, ये है, या 2 वर्ष से अधिक किसी भी नेता को यह सजा मिल गई तो उसको क्या किया जाता है, उस पार्टी जो सदस्यता है उससे रद्द कर दिया जाता है, या किसी प्रकार से उसको सजा, लेकिन आपराधिक होना चाहिए, सिविल नहीं होना चाहिए। क्या मामला होना चाहिए, आपराधिक मामलों से, तब सजा मिलेगा, है ना, सिविल मामलों में छूट दिया जाता है, ये याद रखना है आपको, है ना। लेकिन जनता में क्या है, सभी को क्या है, कोर्ट जाने का अधिकार है, सभी को विधि के समक्ष, है ना, सभी के लिए समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है। किसी प्रकार से विशेष वर्ग के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा, सबके लिए क्या बनाया जाएगा, समान कानून बनाया जाएगा, यही इसमें बोला गया है। विधि के समक्ष, है ना, समता का अधिकार। ठीक है, कानून के सामने क्या है, सब समान है। अनुच्छेद 14 ये बोलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं अगला है अनुच्छेद 15। ठीक है, क्या अनुच्छेद 14 देने से क्या विधि के समक्ष आपको समानता देने से आपका अधिकार पूर्ण रूप से पूर्ण होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया, फिर अनुच्छेद 15 का आइडिया लाया गया कि भाई, है ना, भारत में तो क्या है, आदमी लोग धर्म समाज सब चीज से मिलकर रहते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो इसके सबसे पहले ये लाया गया, है ना। प्राचीन काल में क्या, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, या वंश के नाम पर, या कोई भी नाम से। इसमें क्या किया है, सबसे पहले लिखा है धर्म, नस्ल, वंश, जन्म के आधार पर, है ना, जन्म के आधार पर भेदभाव और पूर्णता क्या कर दिया गया, भेदभाव लगा दिया। स्थान, इसमें स्थान भी आगे, स्थान नहीं लिखा हूँ, तो स्थान के नाम पर देखो, अब धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। फिर नस्ल के नाम पर, आपका नस्ल ऐसा है, आप काले हो गोरे हो, ऐसे नाम पर नहीं कर सकते। वंश के नाम पर आप विश्व से संबंधित, तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। फिर जन्म के आधार पर, तो जन्म आप जहाँ लिए उसके आधार पर आपको सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है, है ना, जैसा किसी क्षेत्र में हो उसके सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्थान के नाम पर आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 15 ये बोलता है कि सीधा बात है कि धर्म जाति आधार किसी प्रकार के नाम से आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से अधिकार दिया जाएगा, ये इसमें बोला गया है। अब अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 क्या होता है, तो अनुच्छेद 16 बोलता है लोक अभियोजन की समानता। आप लोग सरकारी नौकरी में देखे हो ना, सरकारी नौकरी किसी भी संस्था है गवर्नमेंट के द्वारा हो, तो आपको सभी को क्या बोलना है, समान रूप से क्या मिलेगा, नौकरी पाने का अधिकार होगा, इसमें ये है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, क्या है, ST SC OBC का क्या बना दिया गया, इसमें आरक्षण बना दिया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ST SC OBC का क्या बनाया गया, इसमें आरक्षण कर दिया गया। इस कारण से लोक अभियोजन की समानता कहने को तो है, लेकिन इसमें क्या है, किसी प्रकार से आप बोल सकते हो कि समान नहीं है। इसमें ST SC OBC क्या है, और भी एक कैटेगरी जुड़ा है EWS, उसके कारण क्या है, इसमें समानता नहीं है ना। तो लोक अभियोजन की समानता मतलब सभी को क्या है, नौकरी पाने का क्या है, मतलब एग्जाम दिलाने का हो चाहे उसको पाने का हो, सबको एक समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा। ये लोक अभियोजन की समानता मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पद निकाला जाएगा उसमें सभी को समान रूप से क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, या उसको शामिल होने का अधिकार दिया जाएगा, यही इसमें बोला गया है। अब अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब क्या हो गया है
कि छुआछूत, जो पहले प्राचीन जमाने में बोलते थे अरे ये छुआ है, ये तो छोटा जात का है, इसको छुना है पाप है, ऐसा वैसा बोलते थे ना। तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत में क्या है, छुआछूत में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। छुआछूत किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के छुआछूत की संबंधित चीजों पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और उन्मूलन का मतलब है कि उसको हटाने का प्रयास करेगा, समाज में क्या है उस सोच को हटाने का प्रयास करेंगे। यही अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब बोला गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यही आपको अनुच्छेद 17 बोलता है। तो याद रखना है अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब आपको किसी प्रकार की छुआछूत को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उसे हटाने का प्रयास करना है। आपका अनुच्छेद 17 ये बोलता है। ठीक है, आराम से पढ़ रहे हैं तो देखिए, पहले देखें अनुच्छेद 14 क्या पढ़ा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 बोलते धर्म नस्ल वंश जन्म के आधार पर भेदभाव पर पूर्णतः क्या है, प्रतिबंध करना है। अनुच्छेद 16 लोक अभियोजन की समानता, लेकिन अपवाद क्या एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है ना, उनको देने के बाद आपको जो बचेगा उनको मौका दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 17 बोलते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार धीरे धीरे समझ रहे हैं। आपको पेपर में बहुत बार आता है बेटा, इसको समझना है, ऐसे गलती नहीं करना है कि छोटी छोटी चीजें पर है ना, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आता है और ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ना है। पेपर में संविधान संबंधित चीजों में प्रश्न में इनका प्रश्न एक न एक जगह का आपको जरूर दिखेगा, चाहे कोई भी पेपर हो, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं है ना। आगे क्या है, अब 17 तक तो पढ़ लिए हैं, बेटा क्या आएगा, अनुच्छेद 18 आएगा है ना। देखते हैं अनुच्छेद 18 क्या बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 तो उपाधियों का त्याग। उपाधियों का त्याग मतलब सेना व शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधि को मान्यता नहीं दिया जाएगा, सेना से संबंधित हो या शिक्षा संबंधित छोड़ के। देखे ना आप लोग, शिक्षा वाले लिखते हैं सामने डॉक्टर लिखते हैं, जो शिक्षा संबंधित डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी हो, वो लोग अपने सामने में क्या लगाते हैं, अपने पद को शिक्षा संबंधित है। अब सेना में जाओगे तो सेना में लिखते हैं कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर से सब लिखते हैं, सामने लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उपाधि है उनकी है ना, तो उसको लिखकर बाकी चीजों को छोड़कर आप कहीं किसी भी चीज में क्या कर सकते हो, सामने उपाधि नहीं लगा सकते हो, उपाधि नीचे लिख सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मतलब पीछे लगाते, सामने पोस्ट नहीं लगा हमेशा के लिए है ना। राष्ट्रपति लिखते तो वो सामने नहीं लिखेगा, पीछे ही लिखेगा है ना, ये आपको याद रखना है। लेकिन सेना व शिक्षा में क्या होता है, सामने लिखा जाता है। डॉक्टर रमन सिंह जैसे लिखते हैं है ना, जैसे सेना में है डॉक्टर का कैप्टन विक्रम बत्रा ऐसा करके लिखते हैं ना, तो ये आपके इसमें तो मतलब बाकी त्याग उपाधियों को क्या मान्यता नहीं दिया जाएगा, सेना व शिक्षा को छोड़कर, इसमें यही बोला गया। जैसे प्राचीन जमाने में राजा लोग लेते थे ना, उपाधि लेते थे बेटा, देखिए कि आप लोग प्रश्नों में बहुत ज्यादा लेते थे उपाधि। ये विक्रमादित्य है, कई ठो उपाधि है जो लेते थे, उसको क्या कर दिया गया, वर्तमान में जो राजा है ऐसे उपाधि लगा के अपने थोड़ी स्टेटस या रौब जमाने की कोशिश ना कर, इसलिए क्या कर दिए गए, उपाधियों का क्या करना है, सभी को त्याग करना है। जो इस प्रकार से उपाधियों को मान्यता नहीं दिया जाएगा है ना, जो शिक्षा व सेना संबंधित ना हो, ऐसा करके इसमें बोला गया है। समझ आ गया, उपाधियों का त्याग अनुच्छेद 18 बोलता है। ठीक है, अब ये तो पूरा जितने भी पढ़े हैं समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ लेकर 14 से बेटा 18 तक, 14 से लेकर 18 तक हम क्या पढ़े हैं, समानता का अधिकार पढ़े हैं है ना, समानता का अधिकार का अनुच्छेद पढ़े हैं। अब समानता देने से ही क्या हो जाएगा, कुछ तो हो नहीं सकता, तो उसके लिए क्या किया, अब सब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि देखो, संविधान सभा ने ये सोचा क्यों ना अब इनके पास स्वतंत्रता को रख दिया जाए, स्वतंत्रता का अधिकार लाया गया है ना। इंडिपेंडेंट जो होता है, आप लोग स्वतंत्र हो है ना, हर चीज के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दे कर लिया, ऐसा नहीं, उसके लिए भी कुछ प्रतिबंध है, तो आपको उसको समझते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले वो अनुच्छेद 19 है ना, तो इसमें क्या बोला, डायरेक्टली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल मतलब आपको क्या क्या अपने खुद से स्वतंत्रता है, आप खुद के लिए क्या क्या स्वतंत्रता है उसमें देखा गया है। इनमें 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। कितने तरह के, 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन कौन सा है, तो पहला देखते हैं अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 से बोलता है बोलने की स्वतंत्रता है ना। आप लोग बोलते हो ना, आप लोग हमारे समय आपको जैसे यहाँ बोल रहा हूँ है ना, वीडियो बना के बोल रहा हूँ, ये मेरी क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है ना। आप बोलते हो किसी के सामने या कुछ भी बात रखते हो है ना, आपको कहीं भी बात रखने का अधिकार है, कहीं भी प्रश्न पूछने का अधिकार है ना, कहीं भी आपको दिए क्या है, आपकी बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, या भाषण की स्वतंत्रता है, भाषण देते हो ना, जा जाके 15 का 26 जनवरी में कहीं भी नेता लोग देते थे, क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसी में किसको जोड़ दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता
प्रेस की स्वतंत्रता भी कहाँ है 19 में, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता वही प्रश्न पूछता है सबसे, तो यही आपके बोलने की स्वतंत्रता को रखा गया है। तो याद रखना, कभी क्वेश्चन आता है बेटा प्रेस की स्वतंत्रता, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अनुच्छेद 19 भी ही है, बोलने की स्वतंत्रता ही क्या है आपका प्रेस की स्वतंत्रता को माना गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर है दूसरा है 19 शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। सही बात है, आप लोग करते हैं ना आंदोलन कोई करता है आजकल देखना, तो उसमें किसी प्रकार से आपको हथियार इस्तेमाल नहीं करना, शांतिपूर्वक बैठ के कर सकते हो, सरकार के द्वारा इसमें कोई मना नहीं है, हड़ताल करते हो है ना, लेकिन उसमें भी हड़ताल में कुछ आपके द्वारा किसी भी हड़ताल से किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना होना चाहिए, है ना। उसके लिए क्या है, सरकार एक जगह बनाती है, जैसे आप रामलीला मैदान दिल्ली में जाओगे, यहाँ रायपुर में तूता मैदान है, तो उसके लिए एक सभा जगह बनाई है कि आप यहाँ बैठ के क्या कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। उसमें किसी प्रकार से आप रोड में बैठ के कर लिए, ये कर लिए, तो क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि आपके द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो भी क्या माना जाता है, अपराध माना जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, याद रखो। फिर 19 संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना, संघ बनाने के आप किसी प्रकार संगठन बनाते हो ना, संघ बना सकते हो, उसमें भी आपको स्वतंत्रता दिया गया, आप संगठन बना सकते हो, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन आपको आपराधिक कृत्य में अगर आप शामिल हो संघ के, तो प्रतिबंध भी किया जा सकता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो आपको ऐसे चीज़ों में शामिल नहीं होना है जो क्या है, आपके संगठन के खिलाफ हो जाए या सरकार के खिलाफ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों में आपको थोड़ा देखना है। फिर 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के भी, है ना, देश बस में, विदेश में नहीं बेटा, देश में आप कहीं भी घूम सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, इसमें किसी प्रकार के जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो, लेकिन देश की सीमा के अंदर, ठीक है। आपको सिर्फ अपना परिचय पत्र रखना होता है, जो आपको कहीं भी पूछा जाता है तो दिखा सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो, ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो देश की आवागमन की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूम सकते हो, गोवा जाते हो ना आप लोग घूमने, वही तो है इसमें, और को क्या बोला गया है। फिर 19 देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, आप देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो, ये बोला गया है कि आप किसी भी देश में निवास कर सकते हो, अपना क्या कर सकते हो, वहाँ बस सकते हो, उसमें कोई प्रकार का आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, जमीन खरीद सकते हो, है ना, वहाँ रह सकते हो, आपको लेने का अधिकार है, ये इसमें बोला गया है। फिर अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता, है ना, तो कोई भी व्यापार चला सकते हो, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। व्यापार का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप कुछ भी व्यापार चलाओगे, लाइसेंस वाले व्यापार में आपको लाइसेंस लगेगा, बिना लाइसेंस वाले व्यापार में आप कर सकते हो, है ना। लाइसेंस वाले व्यापार में आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, जैसे बारूद वाला है, पटाखे फैक्ट्री है, हथियार का है, ये सब में आपको भी क्या लेना चाहिए, लाइसेंस है। जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, तेजाब है, तो ये सब के लिए आपको क्या लेना चाहिए, लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके इसमें मिलेगा। तो कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता आप देश में कहीं भी कर सकते हो, ये इसमें बोला गया है, ठीक है, समझ आ गया। तो पहला क्या है, 19 से बोलने की स्वतंत्रता, 20 शांतिपूर्वक बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, 19 संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है, देश के किसी भी निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता इसमें बोला गया है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे देखते देखो, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 ये भी है स्वतंत्रता का अधिकारी है आपका एक प्रकार से, है। अनुच्छेद 20 देखते हैं क्या बोलता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण, है ना। अब भाई आपको कोई ले गया, है ना, कुछ भी कर लिया, तो दोष सिद्धि मतलब आपको दोष, है ना, आपको जब आपके ऊपर दोष लगने से पहले उसके लिए क्या है, आपको सिद्ध करने का अधिकार क्या है, आपका दोष सिद्धि का संरक्षण, मतलब आपको, है ना, दोष सिद्ध, जैसे आपने मान लो बेगुनाह हो, है ना, आपका दोष कोई लगाया गया, तो आपको क्या करना है उसको, है ना, बेगुनाह होने का दोष सिद्ध करने का अधिकार आपको दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। तो इसमें 3 तरह के क्या किया गया स्वतंत्रता का वर्णन, किसने कितने तरह के बेटे, 3 तरह के। अब वो कौन कौन से 3 तरह है वो देखा जाता है। तो पहला देख लो, कोई भी अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, सही बात है ना, कोई भी व्यापार या कुछ भी करते हो, सॉरी व्यापार बोलता हूँ, अपराध, कोई भी अपराध अगर आप करते हो तो उसके लिए क्या है, सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी बेटा, है ना, एक ही बार सजा रहता है उसमें, है ना। उसे एक ही सजा के लिए आपको बोल सकते हो कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, जिस, है ना, वो आपको रखना है,
ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलता है देख लेते हैं, है ना, अपराध के लिए केवल एक बार। फिर दूसरा बोलता है मौजूदा कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद के। तो मौजूदा जो कानून रहेगा उसी के आधार पर सजा मिलेगी, ना कि पहले की ना बाद की। जैसे आज आपने अपराध कर दिया है ना, अब अपराध आज की हो और आज 10 साल बाद आपका क्या चल रहा है, केस चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उस समय के आधार पर कानून मिलेगा, ठीक है। वो आज जो अपराध किए हो ना उसके आधार पर सजा मिलेगी, ये याद रखना। मौजूदा कानून के समय, ना कि पहले की ना कि बाद के, ठीक है। जिस समय आपने अपराध किया उसी डेट के आधार पर क्या मिलेगा आपको, बोल सकते हो कि सजा मिलेगी, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। ठीक। फिर गवाही के लिए बाध्यकरण के दबाव निषेध, है ना। कोई भी अपराधी, कोई भी व्यक्ति जो जिसके ऊपर दोष लगा है उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब उसका गवाही क्या होगा, मान्य नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया। गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों लाया गया कि इसको इसलिए लाया गया था ताकि कोई भी पुलिस वाले जो भी हो तो उसको मार मार के दबाव ना दिया जाए कि वो खुद बेगुनाह होते हुए भी क्या हो जाए, गुनाह कर जाए, ऐसा करके, है ना, उसको गुनाह साबित हो जाए। तो उसके लिए अगर मान लो बेगुनाह है तो उसको साबित करने के लिए, है ना, उसके लिए क्या आपको इसमें संरक्षण मिला है तो आप उसमें कर सकते हो। तो इसलिए पुलिस वाले मार मार के किसी भी व्यक्ति को ये ना गवाही के लिए क्या कर दिया, बात देने के लिए बाध्य ना करे, इसके लिए क्या किया, फिर गवाही बाध्यकरण पर निषेध कर दिया गया है। इसलिए पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो कोर्ट में मान्य नहीं किया जाता, आप जो कोर्ट में बोलोगे वो मान्य किया जाता है, ठीक है। यही इसमें बोला गया। तो याद रखना बेटा, गवाह के लिए क्या है, बाध्यकरण के लिए दबाव नहीं दे सकता है, ठीक है, ये आपका अधिकार है। फिर अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अपने जान के लिए, है ना, उसको चलाने के लिए, जीविका के लिए या किसी प्रकार से, है ना, उसमें आपको स्वच्छ वातावरण के लिए, है ना, उसको वातावरण में रहने के लिए, है ना, सरकार को यह जिम्मेदारी है कि आपको क्या दे, शुद्ध हवा दे, शुद्ध खाना दे, शुद्ध पानी दे, ये इसमें आता है। मतलब आपको जीवन जीने के लिए सब क्या है, जरूरी है, तो यही दिया गया है। इसी को बोला जाता है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इंग्लिश में बोला जाता है। आपको सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। अगर आपके प्राइवेसी को कोई भी व्यक्ति आपके अनुमति के बिना किसी दूसरे के पास शेयर करता है या किसी प्रकार से कुछ बताता है या किसी प्रकार से, है ना, आपके फोटो को या किसी प्रकार से कुछ भी आपकी प्राइवेट चीज़ों को क्या कर सकता है ना, लीक कर दिया या किसी प्रकार से शेयर कर दिया, तो ये आपके, है ना, तो ये निजता का अधिकार का उल्लंघन है। मतलब आप क्या कर सकते हो, पुलिस स्टेशन जाके इसके लिए क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो और उस व्यक्ति को क्या दिला सकते हो, सजा दिला सकते हो। ये है होता है राइट टू प्राइवेसी का अधिकार बेटा। चाहे वो आजकल है ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि इसमें डाटा वाटा होता है, तो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। अगर आपने कोई व्यक्ति बिना अनुमति के उसके आधार पर क्या कर दिया गया है, आपका प्राइवेट चीज़ों को या किसी प्रकार से चीज़ों को क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया है, तो वही उसमें बताया। मतलब ये याद रखना बेटा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार, इसी को बोल होता है निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी। किसमें पूछा था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप फेवरेट टॉपिक मानते हैं एग्जाम के कंपटीशन जो पेपर बनाता है उसके लिए, तो है ना, तो फेवरेट टॉपिक है ये अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है ना, देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 का, ठीक है। तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया गया है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया बेटा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब कक्षा 8वीं तक बच्चों को क्या मिला जाएगा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना। शिक्षा का अधिकार में कोई भी बच्चे छूटे ना, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर प्रकार से, है ना, बच्चों को प्रोत्साहन करे कि स्कूल तक लाए, कम से कम वो 8वीं तक पढ़े, ऐसा करके इसमें बोला गया है। और उनको खाना भी दिया जाता है इसी के तहत, मध्याह्न भोजन जो होता है उसके तहत, इसी के तहत दिया जाता है। तो राइट टू प्राइवेसी, शिक्षा का अधिकार, कम से कम हर व्यक्ति क्या है 8वीं तक वो पढ़ाई रहे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। अब कुछ दशाएं हुई जिसमें आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है, तो उसके भी, है ना, निरोध में क्या है, निरोध का मतलब होता है अगर आपको निरोध का मतलब है कोई भी व्यक्ति को बिना कारण के जेल में डाल दिया गया, है ना, तो उसको 3 माह से अधिक आप क्या नहीं कर सकते हो, तो जेल में नहीं रख सकते हो। उसके लिए क्या आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आपने 3 माह तक उस चीज़ को साबित नहीं किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, बेगुनाह साबित करना पड़ेगा, यानी छोड़ देना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या है देखते हैं, है ना। तो जैसे लिख ले, अगर इसमें लिखा, देखिए लिखा है, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से क्या कर लिया, वो गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कर दिया गया वो बेटा,
गिरफ्तार के लोग आगे पुलिस आता है, आपको गिरफ्तार करके ले जाता है। तो आपको भी कुछ कुछ अधिकार दिया गया है ताकि पुलिस भी क्या उसमें मनमानी ना करे। तो उसमें कौन कौन सा अधिकार आपको इसमें, तो देखो इसमें 3 तरह की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। पहला, हिरासत में लेने का कारण आपको बताना पड़ेगा पुलिस वालों को कि आपको हिरासत में किस सजा के तहत या किस अपराध के तहत आपको हिरासत में लिया जा रहा है ना, वो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े जो आदमी होते हैं उनके लिए क्या है ना, ये लेकर जाता है, वारंट लिखते हैं। वारंट अगर वारंट दिया होता है ना, कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो उसको क्या है, मजिस्ट्रेट से क्या लाना पड़ता है, वारंट लाना पड़ेगा, तभी उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति को क्या है, बिना कारण के क्या किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए अगर मान लो गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वारंट उसके लिए जरूरी होता है। बिना वारंट के वो कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसमें यही बताया गया है ना। दूसरा बोला कि 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना है। 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना है ना। अगर आप उस ले गए हैं तो 24 घंटे के अंदर, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ जैसे आने जाने के समय को छोड़ दिया जाता है, और मान लो जिस दिन कोर्ट बंद है तो उस चीज़ों को छोड़ के बाकी दिन आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना बेटा। ठीक, 24 घंटे के अंदर क्या है, कोर्ट में पेश करना है। दूसरा है, तीसरा लिख लो, अपनी पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार है। आप अपने पसंद के वकील को, पुलिस वाले को बोल सकते हो बेटा कि आप लोग, हमको ये वकील चाहिए, हमको इससे बात करनी, तभी आप हमको है ना, हम आगे इससे बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। पुलिस वालों को आप बोल सकते हो, वकील के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बयान दे सकते हो, या किसी प्रकार से वो जैसा जैसा कहेगा आप उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, है ना आपको, है ना। क्योंकि आप बेगुनाह रहोगे तो आपको छूटने का अधिकार वकील ही करवा सकता है ना। तो खुद से भी हो सकता है, लेकिन वकील जो है कानूनी जानकार होता है, तो वो ज्यादातर उस चीज में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, समझ आया बेटा इतना। अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ ली हम लोग, आपका 22 तक, है ना। अनुच्छेद 22 तक की तो जितने भी अधिकार है किससे संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित। किससे संबंधित है बेटा, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ये याद रखना है बेटा, है ना, जीवन में। ठीक है, ये अधिकार आपको मिले हैं, समानता, स्वतंत्रता, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए बेटा, है ना। आप खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो अच्छे से, समानता से, आपको भेदभाव नहीं करे, चाहे स्कूलों में हो, चाहे कॉलेजों में हो, चाहे जगह में हो, चाहे कहीं भी, आपको भेदभाव तो नहीं किया जाता है। आप ये जात के हो तो आपको ये दिया जाएगा, आपको ये जात को दे दिया जाएगा, सब में यार आपको, है ना। तो यही चीज़ बताया जा रहा है बेटा, इसी मौलिक अधिकार के मतलब यही है। ठीक है, आपको अगर नहीं दिया जाएगा तब क्या रह सकते हो क्या, ये आपको याद रखना है। लड़की लड़का समान है आज के डेट में, क्यों, किसी के मौलिक अधिकार के तहत ही समान है, उसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं आप लोगों को, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक, सर ठीक है, तो समझ आ रही थी, समझते बेटा, धीरे धीरे पढ़ते हैं, है ना। आपको ज़्यादा दबाव नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा दबाव लेकर पढ़ने से अच्छा है कि आप 10-10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे उसमें भी 5-5 मिनट का थोड़ा सा ना ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी, उसके बाद देखिए तो ज़्यादा समझ आए। फ्रेश माइंड से पानी पीती रहिए, पानी पीते रहेगा, है ना, पानी हल्का हल्का पीते रहना, तो उससे क्या एनर्जी रहता है, एनर्जी लेवल बना रहता है, क्योंकि दिमाग पर जोर पड़ता है ना बेटा, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ता है, तो क्या है, पानी बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, थोड़ा सा वो भी देखना। ठीक है बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। खाना अच्छा खाओ बेटा, अगर खाना अच्छा खाओगे तो क्या है ना, अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा मन रहेगा, और अच्छा मन रहेगा तो अच्छे से पढ़ाई भी होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रिविजन्स करो, रोज जो पढ़ाया जा रहा है बेटा उसको रिविजन्स करो, है ना। रिविजन जितना अच्छे से करोगे उतना आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और किसी भी एग्जाम देने से पहले अपने 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा दबाव मुक्त रखो, है ना, किसी प्रकार से दबाव मत लो। और बार बार अगर असफल हो रहे हो तो बेटा प्रयास करते रहो, हारना नहीं है, जीवन का नाम हारना नहीं है, सीखना है। क्या है बेटा, सीखना है। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा आने वाली चीज़ों के लिए हम परफेक्ट बनेंगे, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर हम हार गए ना बेटा तो हमारे माँ बाप की जो आशा है ना वो हमसे टूट जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा, जब भी हारना नहीं है, सीखना है। अगर हार भी जा रहे हो उस समय सीखना है, उसको हारना नहीं बोलते, सीखना बोलते। तो उसके लिए फिर क्या करोगे, फिर से प्रयास करना शुरू करते हैं, और जो प्रयास करते जाते हैं उसको ये सब है ना, सब सफलता का मजा आता है। जो एक बार में सफलता मिल गई उसका कोई मजा नहीं है बेटा, लेकिन जो बार बार प्रयास करते करते जो सफलता करते हैं ना, उसका जो मजा है ना, और उसका जो वैल्यू है ना, आप बहुत अच्छा समझोगे। अभी नहीं समझोगे, आने वाले जब आप नौकरी लग जाओगे ना बेटा, किसी प्रकार से कुछ रहोगे तो उसमें ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक, फिर आगे देखते हैं बेटा, तो आपका आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। टॉपिक डाल लो बेटा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार में 2 तरह के आते हैं, है ना। पहला अनुच्छेद 23, है ना, शोषण के विरुद्ध के अधिकार में 2 तरह के आते हैं।
दो अनुच्छेद है उसमें, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम पर निषेध। अब इसमें दुर्व्यवहार का मतलब कोई भी व्यक्ति को बेगारी काम करवाना या किसी प्रकार से उस पर दबाव देना या उसको जबरन कार्य के लिए क्या करना, दबाव देना, ये क्या होता है? बलात् श्रम, है ना, यही होता है। तो यही बोला है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर निषेध। आपको कोई भी व्यक्ति को आप काम करने के लिए, है ना, उसको बेकारी काम करवाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यवहार करने के लिए क्या कर सकते हो आप? क्या है उसमें निषेध है, ये उसमें बोला गया। अनुच्छेद 24 यही बोलता है बेटा कि किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन और काम करने का अधिकार, उसमें किसी प्रकार से कोई व्यक्ति बेकारी काम, जबरदस्ती, है ना, पैसा काम करवा लिए, पैसा नहीं दिया, वो बेकारी काम होता है। ठीक है। फिर आपका दुर्व्यवहार मतलब मानव को बेचना या किसी प्रकार से उसको, है ना, प्रताड़ित करना, ये सब क्या है इसमें मानव के दुर्व्यवहार में आते हैं। तो ये भी निषेध किया गया है बेटा। अनुच्छेद 23 ये बोलता है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है बेटा, ये देख लेते हैं। तो बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में, किसी भी कार्य में खतरनाक चीजों को कार्य कराने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं रखा जाएगा। खतरनाक चीज ना बेटा, खतरनाक चीज मतलब जैसे पटाखा फैक्ट्री या बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्री या बहुत बड़ा कंपनी, वहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं रह सकते। लेकिन नॉर्मल कार्य जैसे, है ना, 14 वर्ष से नीचे जैसे अगरबत्ती बनाने का, मोमबत्ती बनाने का, तो यहाँ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन खतरनाक कार्य पर क्या किया गया है, वहाँ नियोजन करने को प्रतिषेध की जरूरत। बड़े बड़े प्लांट है जहाँ क्या है उसके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। अब वैसे भी 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना, शिक्षा का अधिकार दिया गया। 14 वर्ष तक आप पढ़ो बेटा अच्छे से, है ना, उसके बाद आप कार्य करना, अगर करना होगा तो, है ना, घर की परिस्थिति के हिसाब से 14 वर्ष तक कम से कम, है ना, किसी भी व्यक्ति को कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में हो या कार्यस्थल पर हो, क्या है, कार्य नहीं करा सकता। ये नियम बनाया गया है। ठीक है। ठीक, यही है बालकों के नियोजन मतलब नियुक्ति पर प्रतिषेध किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो दो बता, अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। तो अनुच्छेद 25, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता क्या है? ठीक है। अनुच्छेद 25 ये बोलता है, मतलब आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से, मतलब कोई भी बाधा के मान सकते हो और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने धर्म पे क्या कर सकते हो, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये कानून के क्या है, खिलाफ है। अगर वो स्वैच्छिक इच्छा से अपने खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है आपके धर्म में, है ना, उसके लिए प्रचार कर सकता है, मान सकता है। लेकिन उसको जबरदस्ती आप जबरन धर्म परिवर्तन करवा सकते हो, ये गलत है। ठीक है। इसमें यही बोला गया है। ठीक। फिर अनुच्छेद 26 क्या बोलता है बेटा, लिखते हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक, है ना, जो कार्य होते हैं, या मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है, तो उस पर प्रबंधन बनाने का कानून का अधिकार किसको? जो व्यक्ति जो है ना धर्म से वहाँ जुड़ा हुआ है, चाहे समिति हो चाहे कोई भी हो, उसको स्वतंत्रता दिया गया है कि अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वहाँ का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, तो उनको सबको स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से वहाँ कानून बना सकते हैं और अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वहाँ नियम बना सकते हैं। वही प्रबंध करने की स्वतंत्रता, चाहे उसका धन का हो, चाहे मंदिरों की सफाई का हो, चाहे किसी प्रकार से प्रबंध करना हो, तो उनकी स्वतंत्रता किसको दिया? धार्मिक, है ना, धार्मिक चीजों पर ये दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 26 ये बोलता है। अनुच्छेद 27, राज्यों द्वारा धर्म संबंधित धन पर कर लेने की मनाही किया गया है। कोई भी, है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, अगर वो धन किसी प्रकार से धर्म, है ना, उस धर्म से संबंधित, जैसे मंदिर के पोषण व्यय, मस्जिद मंदिर जो भी हो, चर्च हो, पोषण व्यय या उससे संबंधित चीज है, तो उस पर किसी प्रकार से कर नहीं लिया जाएगा। ये इसमें बोला गया है। इसमें बोला गया है किसी प्रकार धर्म संबंधित चीजों पर क्या नहीं ले सकते, धन मतलब टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मतलब चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई दान दे रहा है धर्म से संबंधित चीजों पर, तो उसमें भी टैक्स में छूट देते हैं बेटे। उसमें किसी प्रकार से कोई इसको कर देने की व्यक्ति बातें नहीं करता। इसी बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अगर कोई मंदिर में दान किया जाता है तो उसको लगाएगा प्रूफ में, इनकम टैक्स रिटर्न में, और क्या कर देगा, उस पैसा का रिटर्न उसको मिल जाता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। किसी भी शिक्षण संस्थान को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है।
कोई भी व्यक्ति को कोई भी स्कूल में गीता भागवत पुराण वुराण ये सब करने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। कैसी शिक्षा देना है? जो उसके आने वाले जीवन में क्या कर सके, उसको बदलाव दे सके, उसको एक अच्छा इंसान बना सके, सभी प्रकार की जानकारी दे सके, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। इसलिए तो सभी प्रकार के आप चीज पढ़ते हो ना भी, बेटे विषय विषय सब पढ़ते हो, स्कूल में क्यों पढ़ते हो, है ना। धर्म संबंधित चीज होता है क्या? नहीं होता है। आप सिर्फ इतिहास पढ़ते हो, इतिहास सबका इतिहास एक है, भूगोल सबका एक होता है ना, सबका एक रहता है, इसलिए सबका अलग अलग विषय बांटा गया है। ठीक है, तो वही इसमें बोला गया है धार्मिक शिक्षा पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यज्ञ हो या किसी प्रकार से कुछ कार्य करा रहे हो तो उसमें विद्यार्थियों को क्या है, शामिल नहीं करवा सकता या बाध्य नहीं किया जाएगा, इसमें यह बोला गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अंतिम है, आगे अंतिम को पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा व शिक्षा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार क्या बोला है, कल्चर एंड एजुकेशन क्या है, अधिकार आपको दिया गया है ना, एजुकेशन संबंधी अधिकार आपको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें देखते हैं सबसे पहले देखो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों को संबंधित क्या बनाया जाएगा, उनको संरक्षण किया जाए, जैसे उसकी लिपि हो, उसकी भाषा हो, चाहे उसके प्रकार से कोई भी उसका धर्म ग्रंथ हो, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको संरक्षण करना पड़ेगा, है ना। वो अपने संरक्षण करने का भी अधिकार उनको प्राप्त हो। कोई व्यक्ति अगर उसके, है ना, इसके खिलाफ जाता है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मतलब क्या है, कोई भी कानून बनाया जाएगा तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी उसमें देखा जाएगा, ये इसमें बोला गया है बेटा। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक को अधिकार है। तो कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो अपनी संस्था, है ना, शिक्षा संस्थान खोल सकता है और उसका प्रशासन कर सकता है, और उसके लिए सरकार क्या देगी, उसको अनुदान भी देगी, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है बेटा, अनुच्छेद 30 क्या बोलते हैं, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, है ना, समुदाय जो भी हो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, उस पर प्रशासन कर सकता है, अपने हिसाब से उसमें धर्म शिक्षा दे सकता है, और क्या बोल सकते हैं, उसमें आपको सरकार उसके लिए क्या दिया जाएगा, अनुदान भी देगी, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, फिर अंतिम आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेटा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या बोलता है ना, तो देखते हैं इसमें एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। इसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा गया है संविधान की आत्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसमें बोला गया है। संविधान की आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32। ये आपको याद रखना है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, आपको कहीं भी लगा देगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से 12 से लेकर 32 तक की इस तरह से आप जो भी मौलिक अधिकार है उसको पढ़ा दिया गया है। इसमें कैसे प्रश्न कौन कौन से मुख्य होते हैं बेटे, तो कुछ अनुच्छेद 14 होता है, अनुच्छेद 17 होता है, अनुच्छेद 19 होता है ना, और उसके बाद आपका अनुच्छेद 21 है, फिर आपका अनुच्छेद 32 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, हर बार कहीं ना कहीं पेपर में आपको जरूर दिखेगा। अनुच्छेद 21 का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मौलिक अधिकार में कैसे प्रश्न आता है, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कहाँ तक का अनुच्छेद का है, ये आपको याद रखना चाहिए बेटा, है ना। फिर निश्चित अधिकार संबंधी कौन सा मौलिक अधिकार है, तो 21 है, अनुच्छेद 21 है बेटा। अस्पृश्यता का मतलब किस मौलिक अधिकार हो, तो अनुच्छेद 17 में है बेटा, है ना। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किस में किया जा रहा है बेटा, तो अनुच्छेद 29 में है बेटा। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही बेटा, आज चलते हैं फिर, है ना। आने वाले समय क्लास में और देखेंगे, और क्लास का अच्छा रहेगा तो उसमें और लगाएंगे हमको। ठीक है, तो आप लोग सदा खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़िए अच्छे से, मस्त फ्रेश माइंड से पढ़िए। आने वाले एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द आपके जो सपना है उसको पूरा करें, और हमारी एकेडमी के द्वारा आपका हमेशा सहयोग किया जाएगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।